हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है MBE, दैट मीन्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये एक मॉडर्न टेक्निक है, यानी कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए और उसको इजी और स्मूथ बनाने के लिए जो हम न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक का पार्ट है या एक टेक्निक है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो कि FW टेलर ने इंट्रोड्यूस की थी। उनकी दी हुई ये टेक्निक है। इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट करना होता है लेकिन एक्सेप्शंस के थ्रू। दैट मीन्स अगर कोई काम ऐसा है जिसको आप अपने बेसिस पर मैनेज कर सकते हैं, यानी कोई काम आपके बाउंड्रीज़ के अंदर आ रहा है तो आप उसको अपने बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपकी बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड चला जाए, यानी ऐसा हो जाए, कुछ क्रिटिकल हो जाए जो कि आप नहीं संभाल पा रहे, तो आपको उसको क्या करना है, आपके इमीडिएट बॉस को सरेंडर कर देना है, यानी कि उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करना है जब आप खुद इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते या फिर वो कोई क्रिटिकलनेस में इंक्लूड हो जाए। दैट मीन्स आपके लिए वो मुश्किल हो जाए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो मुश्किल पैदा करे। तो ऐसी सिचुएशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने सुपीरियर बॉस जो होता है उसको ये हम सरेंडर कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि हमें अपने बेसिस पर ही मैनेजमेंट करना है उस चीज़ को जो हमारी बाउंड्री के अंदर है, जिसको हम खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्शनल नेचर का हो जाए, एक्सेप्शन मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, तो कोई चीज़ हमारे बस के बाहर है या हमारी अथॉरिटीज़ के बियॉन्ड है या फिर इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिटिकल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस बियर कर सकती है, तो उन सारी सिचुएशन को हम एक्सेप्शनल्स कहते हैं। बाहर हो गई, हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल हो गई हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके जो भी रूटीन और नॉर्मल वर्क है वो हम मैनेज करें। इस टेक्निक को ही हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, मैनेजमेंट में हम जितने भी काम होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पर्सन्स यानी एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं और एक टॉप लेवल की कैटेगरी में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझें, अगर मुझे कोई काम दिया जाता है तो मुझे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलती है, ठीक है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए मेरे पास अथॉरिटी होगी टू टेक डिसीजन, अपने डिसीजन लेने का अधिकार है। मैं उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी काम करने के दौरान, तो अगर वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको मैं अपनी अथॉरिटी यूज़ करके अपने डिसीजंस लेके सॉल्व कर सकती हूँ, देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो ऐसी हो जाए जहाँ पे मेरी अथॉरिटी कैपेबल नहीं है उस डिसीजन को लेने के लिए, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं और मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ, उसको टॉप लेवल को इन्फॉर्म कर दूँ। और टॉप लेवल मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम टॉप लेवल की बात नहीं कर रहे, आपकी पोस्ट से जो ऊपर की पोस्ट पर है, यानी आपका सुपीरियर है, आपका इमीडिएट बॉस है, आप उसको इन्फॉर्म करिए। वो अपने बेसिस पर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा होगा, अथॉरिटी आपसे ज़्यादा होगी, वो इस चीज़ को मैनेज करेगा। अगर उससे भी मैनेज नहीं हो पाता है और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है तो वो उससे ऊपर जो होगा, सुपीरियर पोस्ट पर जो होगा, उसको इन्फॉर्म करेगा। और इस तरीके से टॉप लेवल को हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं किन चीज़ों से, जितनी भी जनरल और रूटीन प्रॉब्लम्स हैं उसको अपने लेवल पे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम टॉप लेवल को फ्री कर सकें। क्यों फ्री कर सकें? क्योंकि हमें पता है टॉप लेवल का काम हमसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेटअप करना, स्ट्रेटजीज़ बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनोवेशंस क्रिएट करना, इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, फाइनेंशियल कंडीशंस को हमें इम्प्रूव करना, शेयर्स की प्राइजेस को कैसे इम्प्रूव करना है उसके ऊपर वर्क करना है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े और क्रिटिकल काम का लोड होता है टॉप लेवल के पास। तो अगर हम टॉप लेवल को बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए टॉप लेवल क्या करता है, सारे काम अपने नीचे जो काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनको कहता है कि आप ये सारे काम अपने बेसिस पे सॉर्ट आउट करिए। तो ये सिंपल सी अगर हम समरी निकालें इस टेक्निक की तो वो यही है कि एम्प्लॉयज़ को ये कैपेबल बनाना कि वो अपने बेसिस पर ये डिसीजंस ले सकें, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो जनरल या रूटीन नेचर की है। लेकिन अगर कोई इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको हम इमीडिएट बॉस या टॉप लेवल को अवेयर कराएं ताकि उन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर वो
ध्यान दे सकें। तो ये सिंपल सी हमारी टेक्निक का मैंने समरी आपको दे दिया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको नोट्स के थ्रू पढ़ा देती हूँ। मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निक विच हेल्प इन मैनेजमेंट टू परफॉर्म इट्स वर्क ऑन क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट इशूज़ एंड सेव देयर टाइम, एफर्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन फॉर मेजर वर्क्स। MBE एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम टॉप लेवल या मैनेजमेंट पर्सन्स को फ्री रखते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें, क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर अपना ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी और कंसंट्रेशन को इंक्लूड कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि हमें पता है टॉप लेवल का काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो लॉन्ग टर्म में डिसीजंस जो प्रॉफिटेबल होंगे उनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम बार बार डिस्टर्ब ना करें। तो ये एक टेक्निक है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंड पैरा में हम यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट टू फोकस ऑन क्रिटिकल इशूज़। इट इज़ क्वाइट क्लियर कि टॉप लेवल है उसका फोकस सारा क्रिटिकल इशूज़ पर, स्ट्रैटेजी मेकिंग, प्लानिंग, ये सब करने में चला जाता है। विट गेट इंटरप्टेड इफ दे विल बी बॉदर्ड बाय यूजलेस और लेस इंपॉर्टेंट इशूज़। अगर हम उनको लेस इंपॉर्टेंट और यूजलेस इशूज़ के बारे में बार बार अवेयर कराएंगे, उनको बार बार इंटरप्ट करेंगे, तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो MBE is a management by exception. That means all work will be handled or managed at lower level and middle level management, and only critical issues will be surrendered to the top management. ये अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर सारा काम एम्प्लॉयज़ अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लोअर और मिडिल लेवल के बेसिस पर, आप जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी लेवल पे वर्क कर रहे हैं उसके लिए। इसके अलावा अगर कोई काम, कोई प्रॉब्लम क्रिटिकल इश्यूज़ के अंदर इंक्लूड हो रही है तो हमें उसको अपने बेसिस पे सॉर्ट आउट नहीं करना है, उसको क्या करना है, फ़ौरन टॉप लेवल को या इमीडिएट बॉस को आपको सरेंडर कर देना है, क्योंकि हमें पता है अभी प्रॉब्लम अगर क्रिटिकल है और छोटी है तो जितना टाइम हम खो रहे हैं वो उतनी ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल होती जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी भारी लॉस का रीज़न भी हो सकती है। तो अगर कोई काम क्रिटिकल इशू का है, क्रिटिकल नेचर का है, तो हमें इसको फ़ौरन सरेंडर करना चाहिए। अगर क्रिटिकल इशू का नहीं है तो हम लोअर या मिडिल लेवल पे अपने बेसिस पर ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं ताकि टॉप लेवल को हम फ्री रख सकें इंपॉर्टेंट इश्यूज़ या क्रिटिकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। इट विल क्लोजेज ऑल द रूटीन वर्क्स एट इनिशियल लेवल। इसकी वजह से सारे रूटीन मैटर्स इनिशियल लेवल पे ही ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ प्रॉब्लम अराइज हुई वहीं पर डिसीजन ले लिया गया, वहीं पर उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया। इससे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, जो मिडिल और लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के मैनेजमेंट पर्सन, सुपीरियर, सुपरवाइजर्स, कोई भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। This style of management gives employees the responsibility to make decisions and complete their work by themselves. ये एक ऐसी टेक्निक है जो एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। अथॉरिटी मीन्स डिसीजंस लेने की पावर। तो डिसीजंस वो अपने बेसिस पर ले सकते हैं ताकि वो अपना काम टाइमली कंप्लीट कर सकें और अपने खुद के बेसिस पर कंप्लीट कर सकें। They have to focus and analyze the data and situation by themselves. उनको अपने हिसाब से ही सारे डेटाज और सिचुएशन को समझना और एनालाइज करना होता है। If an unusual situation or deviation appears, अगर उनके काम के दौरान उनको कुछ unusual situation दिख रही है, यानी ये नॉर्मल नहीं है, जनरल रूटीन प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अलग से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ अलग सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं या डेविएशन ज़्यादा आ रहा है, यानी डिफरेंस जो होता है, हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसमें जैसा हमने जो कुछ प्लान किया था, जैसी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करी थी, जो मेथड्स अडॉप्ट करे थे, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, डेविएशन, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, अपने टॉप लेवल को इन्फॉर्म करना होता है, बिकॉज इट कैन क्रिएट द डिफ़िकल्टी फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट कर सकती है एंड कैन नॉट बी मैनेज बाय एम्प्लॉयज़, और ये एम्प्लॉयज़ के लेवल पे, अपने खुद के लेवल पे वो मैनेज नहीं कर सकता। देन एम्प्लॉय शुड पास द डिसीजन ऑन टू द नेक्स्ट हायर लेवल। इस कंडीशन में एम्प्लॉय को अपने बेसिस पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए, नेक्स्ट हायर लेवल, जो नेक्स्ट उसका सुपीरियर है, इमीडिएट बॉस है, यानी जस्ट ऊपर का बॉस जो होता है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, उससे पहले हायर लेवल, टॉप लेवल अपना डिसीजन लेके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। इसके बाद में
ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कॉन्सेप्ट FW टेलर ने दिया है। उनकी एक थियरी दी थी उन्होंने शॉप मैनेजमेंट, उस शॉप मैनेजमेंट में उन्होंने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सिंपल सी एक टेक्निक हो गई। फिर से वापस आपको बता दूं, MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी हमें सीधा भाषा में कहूँ तो खुद मैनेजमेंट करना है, खुद अपने डिसीजंस लेने, क्योंकि आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसके साथ अथॉरिटी भी दी गई है, यानी डिसीजन लेने की पावर दे दी गई है। अब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके डिसीजंस ले सकते हैं। डिसीजंस लेना मतलब मैनेजमेंट करना, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है, ये खुद आप अपने बेसिस पर डिसाइड करिए। लेकिन किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो एक्सेप्शनल नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्शनल नेचर का है तो हमें अपने बेसिस पर इसको सॉर्ट आउट नहीं करना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, हमें इसको अपने इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करना है ताकि क्रिटिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को फ़ौरन सोल्यूशन मिल सके। ओके, तो अगर हम एक और सिंपल कॉन्सेप्ट या सिंपल समरी फॉर्म में कॉन्सेप्ट को समझें तो हम ये कहेंगे ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। स्किल्स कौन सी, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, जहाँ पे हम उनको डिसीजंस लेने की टेक्निक्स बता रहे हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कब होता है, जब वो डिसीजंस ले पाते हैं। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उसको सुनेंगे, समझेंगे, अपने बेसिस पर डिसीजंस लेंगे, तो कहीं पर पास होंगे, कहीं फेल होंगे, उसी से आप सीखेंगे। और जब आप आज सीखेंगे तो कल आप मैनेजमेंट और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो ये एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने की एक टेक्निक है, आप ये भी समझ सकते हैं। MBE इज़ अ टेक्निक which is used to develop the employees at lower and middle level। इसमें भी हम यहाँ पे कहेंगे कि हर किसी एम्प्लॉय को ये पावर नहीं दी जाती। ऑब्वियस सी बात है, हम पावर उसको देते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट किस पर होता है, जिसके अंदर आपको एफिशिएंसी दिखती है। एफिशिएंसी दिखती है, एफिशिएंसी यानी काबिलियत जिसके अंदर दिख रही है, जो कैपेबल एम्प्लॉय है, जो काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेता है, बहुत स्किलफुल है, हम उसी को ये अधिकार देंगे, उसी को ये अथॉरिटी देंगे कि वो यहाँ पर डिसीजंस ले सके। अगर हम हर एम्प्लॉय को अथॉरिटी देने लगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम कुछ और ही वे में चला जाएगा, कहीं और ही चला जाएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपनी मनमानी करेगा, अपने डिसीजंस लेगा। हमें वो नहीं करना। हम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को ये पावर देते हैं इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी टेक्निक हो गई जिसको हम कह रहे हैं MBE। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। जो MBE टेक्निक हम इंट्रोड्यूस करी है हमने और हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, इसका फ़ायदा क्या है। पहली बात है, टॉप लेवल का टाइम सेव हो पाता है, क्योंकि उनको बार बार छोटे मोटे रूटीन जो ऑप्शंस होते हैं, जो रूटीन वर्क्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए हम इंटरप्ट नहीं करते बार बार। ठीक है, तो टॉप लेवल का अनइंटरप्टेड काम रहता है, अनइंटरप्टेड टाइम रहता है, वो अपना टाइम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे स्पेंड कर सकते हैं। सेकंड, मैनेजमेंट एफर्ट्स कैन बी सेव्ड। मैनेजमेंट को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहे, वो अपने एफर्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए लगा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट प्लानिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत सारे वर्क्स होते हैं, उनके ऊपर अपने एफर्ट्स को पुट ऑन कर सकते हैं। उनको छोटे मोटे काम संभालने के लिए या उसके लिए डिस्टर्ब होने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड केसेस गेट अटेंशन ऑफ हाई ऑफिशियल। अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नेचर की हो जाए तो वो ही प्रॉब्लम टॉप लेवल को सरेंडर की जाएगी, जिसको हम कह रहे हैं एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में चला गया, एम्प्लॉय के बियॉन्ड द पावर है, यानी कि उसको टॉप लेवल सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी बात है कि पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नेचर की है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और केसेस को फ़ौरन अटेंशन मिलती है हाई ऑफिशियल्स की, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही केसेस जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय को यहाँ पर रूटीन वर्क सॉर्ट आउट करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टॉप लेवल को सरेंडर करनी है। फोर्थ, इट इज़ ईजी टू प्रोवाइड वाइडर कवरेज टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट टॉप लेवल की बेसिस पर ही या टॉप लेवल के अंदर ही सारे डिसीजंस लिए जाते थे। धीरे धीरे इसका एरिया स्कोप वाइडर हुआ और मिडिल लेवल पे जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं वहाँ पर भी अथॉरिटी वगैरह हम देने लगे। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको लोअर लेवल पे भी ले आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी ये पावर दे रहे हैं कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट का एरिया स्कोप काफ़ी वाइडर हो गया है, फील्ड ऑफ मैनेजमेंट वाइडर हो गया है। नेक्स्ट,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैन बी रिड्यूस्ड। जो पहले टॉप लेवल को यहाँ से यहाँ तक का डिसीजंस लेना पड़ते थे, टॉप लेवल के लिए भी डिसीजंस, मिडिल लेवल के लिए भी डिसीजंस, लोअर लेवल के लिए भी डिसीजंस, अब उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। लोअर लेवल अपने बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, मिडिल लेवल अपने लेवल पे डिसीजन ले रहा है। अगर यहाँ से कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन तो वो मिडिल लेवल पे ट्रांसफ़र करी जाती है, मिडिल लेवल उसको सॉर्ट आउट करता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स होती है और मिडिल लेवल से भी सॉर्ट आउट नहीं होती तो वो टॉप लेवल के पास सरेंडर की जाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी थी, जो रेंज थी डिसीजन लेने की, वो टॉप लेवल की काफ़ी कम हो गई। अब उनको लिमिटेड प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होता है, लिमिटेड सॉल्यूशंस के लिए उनको वर्क ऑन करना पड़ता है, बाकी सारी सब चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैन बी रिड्यूस, इस टेक्निक की वजह से काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। नेक्स्ट, मोस्ट एलिजिबल एंड हाईली पेड एम्प्लॉयज़ कैन बी गिवन हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क। जिन एम्प्लॉयज़ को हम ये MBE टेक्निक यूज़ करने दे रहे हैं वो हाईली एलिजिबल और हाईली पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अपने लेवल पे इन कामों को मैनेज कर सकते हैं। तो अच्छे और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क दे सकते हैं और MBE टेक्निक के थ्रू ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, अनट्रेन्ड और लेस एक्सपीरियंस पर्सन्स कैन बी ट्रेन्ड थ्रू MBE। अभी अगर किसी एम्प्लॉय को अपने बेसिस पर डिसीजन लेना नहीं आता, वो अनट्रेंड है या लेस एक्सपीरियंस्ड है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम उसको मौका देंगे तभी तो वो सीखेगा। तो यहाँ पर जो लेस एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं या अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इस MBE टेक्निक की वजह से ट्रेंड हो पाते हैं। उनको ट्रेनिंग मिल जाती है कि किस तरीके की सिचुएशन एक्चुअली अकर करती है ऑर्गेनाइजेशन में और उस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, कौन से डिसीजंस हमारे फेवर में जाते हैं और कौन से डिसीजंस हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं। ये सारी सब चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर पाता है, वो ट्रेंड हो पाता है। तो MBE टेक्निक एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको एक्सपीरियंस बनाने के लिए भी एक अच्छा तरीका है। ये सारे हो गए फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ MBE टेक्निक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ MBE। अब अगर MBE के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। पहली बात, इट एनहेंस द इंडिविजुअल्स पर्सनल ओपिनियन। यहाँ पर डिसीजन, अगर मुझे दो डिसीजन लेने हैं कि ये क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल है, रूटीन वर्क है, तो ये डिसीजंस मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये क्रिटिकल है तो मेरे लिए वो चीज़ क्रिटिकल होगी, और अगर क्रिटिकल है लेकिन तब भी मुझे लग रहा है कि नहीं क्रिटिकल नहीं है, मैं खुद सॉल्व कर लूँगी, तो ये क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी मैंने किसके अंदर इंक्लूड कर लिया, नॉन क्रिटिकल थिंग्स के अंदर, अनइम्पॉर्टेंट और जनरल इश्यूज़ के अंदर। तो यहाँ पर आपके जो चीज़ें क्लैरिफाई करे, जो डेटा होना चाहिए जो डिविडेशन कर सके, वो नहीं है। यहाँ पे पर्सन्स अपने ओपिनियन के बेसिस पर ही क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल इश्यूज़ को चूज़ करते हैं या समझते हैं। तो इट एनहेंस द इंडिविजुअल्स पर्सनल्स ओपिनियन, ये इंडिविजुअल्स की, पर्सन की अपनी खुद की पर्सनल ओपिनियन को और ज़्यादा बढ़ाता है। Second, it may be based on unreliable thoughts। ये उन thoughts पर, उन सोच पर beyond उस पे, ये उन thoughts पर बेस्ड होता है जो कि काफ़ी अनरिलायबल हो सकती हैं। अनरिलायबल यानी जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले पॉइंट में भी हमने कहा पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड कर रही है। तो अनरिलायबल वो चीज़ है जिस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद अपने थॉट्स के बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो। कोई टेक्निक नहीं है, कोई क्वान्टिटेटिव मेजर नहीं है, कोई मेथड नहीं है जिसके बेसिस पर आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो ये ज़्यादा एविडेंस नहीं देता, इसलिए हम इस पर अनरिलायबल है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। It requires more reports and paperwork which is not possible। क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को अपने बेसिस पर डिसीजन लेने के राइट दे रहे हैं, तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन तो लेकिन फिर भी चाहिए होती है, तो ज़्यादा रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इतना पेपर वर्क मेंटेन करना, इतनी रिपोर्ट्स को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये टेक्निक इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। It focuses artificial stability in the business matters whereas such situation does not occur। अब यहाँ पर artificial stability भी बता सकती है, मतलब यहाँ पे एक टेक्निक में प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर लोअर लेवल से कोई प्रॉब्लम टॉप लेवल तक नहीं जा रही, दैट मीन्स टॉप लेवल ये समझेगा हमारे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, दैट मीन्स सब चीज़ सही चल रही है, सब चीज़ स्टेबल है, ठीक है।
ये क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, जबकि बिजनेस उस सिचुएशन में नहीं हो सकता है वहाँ पे कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, इस बात की तसल्ली करें कि सब कुछ ठीक है, सब स्टेबल है। तो ये टेक्निक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती है। फिफ्थ, इन एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शनल वर्क इट इज़ अज्यूम दैट एवरीथिंग इज़ ओके। ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि अगर हमें टॉप लेवल को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं बताई जा रही तो ये समझा जाता है एवरीथिंग इज़ ओके, सब चीज़ ठीक है। और एक फेक सिक्योरिटी आती है टॉप लेवल के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए भी कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई इश्यूज़ है ही नहीं। नेक्स्ट, देयर इज़ लैक ऑफ एक्यूरेसी। कई बार जैसे हम कह रहे हैं एम्प्लॉय अपने पर्सनल बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन ले रहा है, तो कोई मेथड नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है, कोई क्वालिटेटिव मेथड नहीं है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स लाइक ह्यूमन बिहेवियर, एफिशिएंसी मेथड एक्सेट्रा। ना तो हम इसको क्वांटिटेटिव मेथड से और ना ही क्वालिटेटिव मेथड से जज कर सकते हैं कि इसमें कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा था, उनकी एफिशिएंसी उन्होंने कितनी डाली, मेथड सही यूज़ करे या गलत यूज़ करे, इन सब चीज़ों को हम चेक नहीं कर सकते इस MBE टेक्निक के अंदर। तो यहाँ पर ये कई सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी MBE टेक्निक के अंदर जो हैं, जिसके बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। अब लास्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ MBE। MBE प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है सबसे पहले कि एक्चुअली हमें करना क्या है। जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होता है, टॉप लेवल सेट करता है, तो यहाँ पर ये क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है व्हाट द नॉर्म्स शुड बी। नॉर्म्स क्या रहेंगे, नॉर्म्स मतलब होते हैं रूल्स, गाइडलाइन या एक बॉर्डर या बाउंड्री समझ लो आप, जिसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना। अब कौन सा काम मेरा इस बाउंड्री के अंदर आ रहा है और कौन सा काम इसके बियॉन्ड चला जाएगा, ये नॉर्म्स, ये रूल्स पहले सेट कर लिए जाते हैं। अगर ये इस बाउंड्री के अंदर का काम है तो आपको मैनेज करना है, अगर इसके बियॉन्ड जाए तो ये एक्सेप्शनल नेचर का हो जाएगा, छोड़ने वाला एक्सेप्शन यानी छोड़ना, तो ये एक्सेप्शनल नेचर का हो जाएगा जिसे आपको टॉप लेवल को सरेंडर करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ ही हमने क्या कर दी, ऑब्जेक्टिव सेट करें और नॉर्म्स सेट करें कि इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर नॉर्म्स में किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। सेकंड, assessing the performance to see whether the performance is on track or not। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हमें सब चीज़ बता दी जाती है, हमें नॉर्म्स बता दिए जाते हैं, हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, परफॉर्मेंस चलता रहता है और एक कंट्रोलिंग प्रोसेस आप जानते ही होंगे, जब कंट्रोलिंग करते हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से चेक करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, ये चीज़ चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है। थर्ड, एनालाइजिंग द वर्क्स और रिकॉर्ड द डिटरमाइन वेदर द परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये थर्ड प्रोसेस के अंदर हम इस डेविएशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमने इवेलुएट करा, नापा, ठीक है। इसके बाद में हमने इस वर्क को एनालाइज करा कि वो उस परफॉर्मेंस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा जो हमें बताई गई थी, या फिर यहाँ पे कोई डेविएशन तो नहीं आ रहे। अगर डेविएशन आ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। फोर्थ स्टेप इज़ दैट इन्वेस्टिगेटिंग एंड सॉल्विंग द एक्सेप्शंस टू द नॉर्म्स। अब जो हमने पहली स्टेप में नॉर्म्स डिसाइड करे थे कि ये सारी चीज़ें जो हमारे काम हैं, प्रॉब्लम है, जो डेविएशन आ रहे हैं, ये विद इन द बाउंड्री हैं, यानी हमारे मैनेजमेंट करने के अंदर ही हैं या फिर एक्सेप्शनल नेचर के हैं। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि हम इसको अपने बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो इन्वेस्टिगेटिंग एंड सॉल्विंग द एक्सेप्शंस टू द नॉर्म्स, कि हमारे पास जो नॉर्म्स मौजूद हैं, जो रूल्स मौजूद हैं, हमारी ये प्रॉब्लम, हमारा ये डेविएशन इस नॉर्म्स के विद इन आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, या वो एक्सेप्शनल नेचर का हो गया। फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप यही है। इसके बाद में हमें सिंपल सी बात है, अगर वो हमारे नॉर्म्स के अंदर आता है तो हम खुद अपना डिसीजन ले लेते हैं, और अगर एक्सेप्शनल नेचर का होता है तो उसको हम टॉप लेवल को अवेयर करा देते हैं, या फिर हमारा जो इमीडिएट बॉस होता है उसको हम अवेयर करा देते हैं, ताकि वो अपने बेसिस पर इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके कि डेविएशन क्यों आए, क्या इसके रीजंस थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती हैं। दिस इज़ द MBE प्रोसेस। यहाँ पर हमारा पॉइंट ये कंप्लीट हो गया है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
If you have any problem, then please comment me. Okay.